नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 55 पूरे विस्तार के साथ देखेंगे। पूरा वीडियो पहले आप लोग देख लिए। अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि ये अच्छा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था। ये कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। वहीं बात करें, ये बम क्यों फेंका गया था? पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में बम फेंका गया था। और क्रांतिकारियों ने पर्चे भी फेंके, कुछ पर्चे फेंके थे। अब पर्चे में क्या लिखा हुआ था? तो पर्चे में लिखा हुआ था कि मेरा मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आज़ाद पहुंचाने से है। बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने से। वहीं जब बम फेंका गया था तो उस असेंबली की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो विट्ठल भाई कौन कर रहे थे? विट्ठल भाई पटेल उस समय उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और बम फेंकने के बाद ये दोनों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहाँ से भागे भी नहीं, वहीं खड़े रहे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। चलिए प्रश्न है, किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया? तो किसके समय? इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? 1211 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा, जिसमें ऐबक की मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। यह कहाँ का शासक था? तो यह बदायूं का शासक था। कहाँ का शासक था? बदायूं का शासक था। यह ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। गुलाम और दामाद था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से कहाँ ले आया? लाहौर से दिल्ली ले आया। कहाँ ले आया? दिल्ली। और यह पहला शासक था जो बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। कौन? इल्तुतमिश। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुआ? कार्नवालिस के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान और कार्नवालिस। तीनों हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध देख लेते हैं। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वह 1767 से 69 तक मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। कौन सी संधि? मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 तक कौन सी संधि से समाप्त हुआ? मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। मंगलोर की संधि। और इसमें गवर्नर जनरल थे दूसरा में वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। तीसरा दो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ये 1790 से 92 के बीच हुआ। कार्नवालिस के समय में हुआ और संधियाँ हुई टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया और इसमें शासक थे वेलेस्ली। कौन थे? वेलेस्ली थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? तो लीलावती किस विषय से संबंधित है? यह गणित से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, लीलावती। तो लीलावती की रचना किसने किया था? भास्कर द्वितीय ने किया था। किसने किया था? भास्कर द्वितीय ने किया था। लीलावती भास्कर द्वितीय की पुत्री का नाम था। किसका नाम था? भास्कर द्वितीय के पुत्री का नाम था लीलावती। वहीं लीलावती का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था हेनरी थॉमस कोलब्रुक। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न है, मुगल काल में दारोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? तो दारोगा टकसाल विभाग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी। वहीं सूबेदार क्या होता था मुगल काल में? सूबेदार तो यह प्रांतों में शांति व्यवस्था स्थापित करने की भूमिका निभाता था। दीवान क्या होता था? यह राजस्व का प्रधान होता था। वहीं बख्शी क्या होता था? बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। प्रांतीय सैन्य प्रधान को बख्शी कहा जाता था। वहीं कोतवाल क्या होता था? कोतवाल नगर प्रधान होता था। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न है, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं? अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह कथन था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी। वहीं भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित की गई? तो ये प्रकाशित हुआ था 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को इसके द्वारा कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा।
भारत को आज़ाद कर दिया गया। अच्छा, आज़ादी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि भारत की आज़ादी का विधेयक पर ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर कब हुआ? तो ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर हुआ था 18 जुलाई 1947 को, और इसी के अनुसार 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांटा गया, और पाकिस्तान 14 अगस्त और भारत को 15 अगस्त की अधिराज्य की स्थापना की गई। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये पारित किया गया था 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1904 ईस्वी में। तो हम लोग कुछ प्रमुख आयोग के बारे में जान लेते हैं जिसका गठन कर्जन के समय में किया गया था। कर्जन के समय में सबसे पहले क्या किया गया था, तो हम लोग देख लेते हैं। सिंचाई आयोग की स्थापना कर्जन के द्वारा 1901 ईस्वी में किया गया था। किसके अध्यक्षता में? मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में। इसी और उसके बाद 1909 ईस्वी में भी रेलवे आयोग की किया गया था 1901 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। इसके बाद फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग का गठन किया गया था। और टॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग की जो स्थापना किया गया था। एक क्वेश्चन और आता है कि प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम यह कब बनाया गया? तो ये 1904 में। ये कब पारित हुआ? 1904 ईस्वी में। वहीं बात करें 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किसने किया था? तो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और मीनू मनासी अशोक मेहता के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किया गया था। और इसी के समय जयप्रकाश नारायण की एक पुस्तक भी आई थी, साम्राज्यवाद ही क्यों, ये पुस्तक आई थी जयप्रकाश नारायण की। वहीं आचार्य नरेंद्र देव की भी पुस्तक आई थी, समाजवादी और राष्ट्रीय आंदोलन। ये दो पुस्तक आई थी नरेंद्र देव की। वहीं बात करें तो 1931 ईस्वी में बिहार में समाजवादी दल का स्थापना किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी दल का स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया था। वहीं 1940 ईस्वी में क्रांतिकारी समाजवादी दल का स्थापना किया था। क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना कब किया गया था? 1940 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? तो उन्होंने कितने भागों में बांटा था? तो उन्होंने बांटा था इसे 3 भागों में। ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में। अच्छा, व्यक्तिगत के सिद्धांत उन्होंने जो राज्यों को मिलाया वह कब मिलाया? तो इसका क्रम पूछ लिया जाता है कि कब मिलाया था। तो सतारा को सबसे पहले मिलाया था। सतारा को कब मिलाया था? 1848 ईस्वी में। उसके बाद जैतपुर को मिलाया 1849 ईस्वी में। उसके बाद संभलपुर को मिलाया, ये नवंबर 1849 ईस्वी में। उसके बाद उदयपुर को मिलाया कब? ये 1852 ईस्वी में। झांसी को कब मिलाया? ये भी एग्जाम में आया हुआ है। झांसी को मिलाया था 1853 ईस्वी में। और नागपुर को कब मिलाया? 1854 ईस्वी में। इन्होंने अवध को कुशासन के आरोप लगाकर मिलाया था। कब? 1856 ईस्वी में अवध को मिलाया था कुशासन का आरोप लगाकर। इसके अलावा इन्होंने विलय करके भी मिलाया। किसे? बर्मा को और पंजाब को विलय के आधार पर अपने राज्य में शामिल किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? तो ये लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी बंदोबस्त। इसका योजनाकार कौन था? तो अस्थायी बंदोबस्त का योजनाकार था सर जॉन शोर। कौन था? सर जॉन शोर। ये लागू किया गया था 1793 में। पूरे भारत की 19% भूभाग पर यह लागू था। कितना? 19% भूभाग पर। वहीं बात कर लेते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसका योजनाकार कौन था?
टॉमस मुनरो। कौन था? टॉमस मुनरो था। और रीड था, टॉमस मुनरो और रीड इसका योजनाकार था। ये पूरे भारत पर, ब्रिटिश के अधीन जो भारत था उस पर उसके 51% क्षेत्र पर लागू था। और इसका मालिक किसान स्वयं होते थे और वह अपना जो है राजस्व खुद देते थे। और ये राजस्व 1/2 कितना देते थे? 1/2। और महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था इसके योजनाकार थे हॉल्ट मैकेंजी। कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी इसके योजनाकार थे। ये पूरे भारत में कितने प्रतिशत पे लागू था? तो 30%। कितने प्रतिशत पर? 30% पर लागू था। पहले ये 2/3 राजस्व लेते थे, बाद में फिर ये 1/3 कर दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ये शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभूषण। ये दोनों ने मिलकर, द्वारकानाथ विद्याभूषण ने मिलकर सोम प्रकाश का प्रकाशन शुरू किया था। वहीं आपको पता होना चाहिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू किया गया था मूलतः सोम प्रकाश पर ही प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया था। किस पर? सोम प्रकाश पर ही प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया था। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। वहीं बात करें राजा राम मोहन राय, इनके 2 थे संवाद कॉमेडी। संवाद कॉमेडी का संपादन किया था और मिरातुल अखबार का संपादन किया था। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई? ये ओपरिन के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जीवन की उत्पत्ति। इसका इंग्लिश भी पूछ लिया था द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसके लेखक थे ओपरिन। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना। डार्विन ने जो बुक लिखा था, तो डार्विन का जो बुक था उसका नाम क्या था? तो डार्विन का बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और ये ओपरिन का पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। वहीं बात करें एडम स्मिथ, तो हम लोग जानते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक थे एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो इलाहाबाद में किसने पढ़ के सुनाया था? तो ये पढ़ के सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। इसके तहत पिट्स इंडिया अधिनियम की दोहरी सरकार को समाप्त किया गया और डलहौजी के समय हड़प्पन नीति जो लागू हुआ था उसे भी इन्होंने समाप्त कर दिया, उसे भी बंद कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। और ये इसमें कहा गया कि कैनिंग अब भारत का गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय के रूप में कार्य करेगा, वायसराय के रूप में कार्य करेगा। अच्छा, इसमें जो है एक सचिव पद की भी व्यवस्था की गई। तो एक क्वेश्चन आता है भारत का पहला राज्य सचिव कौन था? ये भी राज्य सचिव, भारत का पहला राज्य सचिव कौन था? ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो पहला राज्य सचिव था लॉर्ड स्टैनली। कौन था? लॉर्ड स्टैनली भारत का पहला राज्य सचिव था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो ये थे बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? बाजीराव द्वितीय अंतिम मराठा पेशवा था। वहीं बात कर लेते हैं पेशवा में, तो सबसे प्रथम पेशवा जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था वह कौन था? तो वह था बाजीराव प्रथम। कौन था? बाजीराव प्रथम, जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु जो है 1740 ईस्वी में हो गई, 1740 में। इसके बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बना। कौन बना? बालाजी बाजीराव पेशवा बना। और इसी के समय 1750 ईस्वी में संगोला की संधि हुई और उसके बाद पेशवा के हाथों में सारा अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को हम लोग नाना साहेब के रूप में भी जानते हैं, नाना साहेब के रूप में भी जानते हैं। झलकी की संधि ये भी एग्जाम में आया, किसके बीच हुआ? तो हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था।
चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू हुआ था? तो संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य 1881 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, 1881 ईस्वी में शुरू हुआ था। वहीं भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? तो पहली जनगणना हम लोग जानते हैं 1871 ईस्वी में हुआ था, मेयो के समय में। किसके समय में? मेयो के समय में। वहीं नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 ईस्वी में। अच्छा, जनगणना की बात है तो कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं हम लोग देखते हैं। जनगणना यह संविधान के अनुच्छेद 246 में वर्णित है कि जनगणना जो है यह राज्य सरकार केंद्र सरकार कराएगी। जनगणना सरकार कराएगी, केंद्र सरकार कराएगी। वहीं बात कर लेते हैं 2011 जो जनगणना थी वह कितवीं जनगणना थी? वह 15वीं जनगणना थी। लेकिन अगर पूछा जाए स्वतंत्रता बाद कितवीं जनगणना थी तो वह 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। 2011 का शुभंकर क्या था? 2011 जनगणना का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका इसका शुभंकर था। और इसका आदर्श वाक्य क्या था 2011 का जनगणना का? हमारी जनगणना हमारा जनगणना हमारा भविष्य। हमारा जनगणना हमारा भविष्य उसका आदर्श वाक्य था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता था? तो शिमला के संत यानी हर्मिट ऑफ शिमला किसे जाना जाता है? एओ ह्यूम को। ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करते हैं लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में कर दिया गया था। ये जेल का निरीक्षण करने गए थे और निरीक्षण करके जैसे अपने बोट नाव की तरफ बढ़े उसी समय चाकू से मार के इसकी हत्या कर दी गई थी। अच्छा, आप लोग बताइए, एक आता है किसने अपने आप को बंगाल का शेर कहा? बंगाल का शेर किसने कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। वहीं बात करें भारत का उद्धारक कौन कहलाता था? तो भारत का उद्धारक यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा लॉर्ड रिपन को। किसे? लॉर्ड रिपन को कहा यह भारत का उद्धारक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? तो क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है श्यामजी कृष्ण वर्मा को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून भंग करने में इसका नखास पिंड आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नखास पिंड पटना जिले का एक क्षेत्र है जहां 16 से 21 अप्रैल 1930 के बीच नखास पिंड में आंदोलन चला था नमक कानून को भंग करने के लिए। और उस समय नारा गूंजता था नखास पिंड चलो का नारा गूंजता था। वहीं बात करें नखास पिंड आंदोलन के प्रमुख नेता थे प्रोफेसर अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद और आचार्य JB कृपलानी। चलिए देखते अगला प्रश्न है भारत में स्थूल रुद्ध यानी लैंड लॉक राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती? यानी वैसा लैंड लॉक जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा साझा नहीं करता हो। तो कितनी है? तो उसकी संख्या है 5। कितनी है? 5 है। कौन कौन? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा। ये भारत के 5 लैंडलॉक स्टेट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय देश से भी सीमा साझा नहीं करते हैं। अच्छा, वहीं आप लोग बताएं भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं यानी तट सीमा से हैं? तो तट रेखा से लगे कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य हैं। कौन कौन 9 राज्य हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न है इन मैदानों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है ये बताना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। मैप पे समझते हैं मैदान, मगध का मैदान, अवध का मैदान और मिथिला का मैदान। तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका फैलाव। तो ये उत्तर प्रदेश हुआ, ये उत्तर प्रदेश,
और ये बिहार हो गया। तो उत्तर प्रदेश में ये रुहेलखंड का इलाका ये हुआ रुहेलखंड का मैदान। उसके बाद अवध का मैदान, तो ये वाला क्षेत्र जो है अवध का मैदान हुआ। वहीं मगध का मैदान की बात करें तो मगध का मैदान कौन हुआ, तो ये बिहार का ये और उत्तर प्रदेश का नीचे वाला ये क्षेत्र यानी साउथ वाला ये जो क्षेत्र है ये जो है अवध का मैदान। और मिथिला का मैदान तो हम लोग जानते हैं ये वाला क्षेत्र मिथिला का मैदान है। तो इसका हम लोग सीरीज देख लिए। तो सबसे पहले रुहेलखंड, उसके बाद अवध, उसके बाद मगध और सबसे बाद में मिथिला का मैदान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है, तो ये कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैप में देखते हैं माही नदी को। हम लोग माही नदी की बात करें तो ये उद्गम स्थल हुआ मध्य प्रदेश के मेहद झील के पास माही नदी निकलती है। और ये मेरा हुआ कर्क रेखा, ये कर्क रेखा हुआ। तो सबसे पहले ये यहाँ एक बार कर्क रेखा पार करती है, फिर आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ पे कर्क रेखा को पार करती है और अंत में जाके ये मिलती कहाँ है, तो ये खंभात की खाड़ी है। ये खंभात की खाड़ी है, यहाँ जाके वह मिलती है। और इसकी कुल लंबाई कितना है, तो माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है तालचेर या तालचर उड़ीसा जो उड़ीसा में है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कोयले खान के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी, कोयले खान के लिए प्रसिद्ध है। वहीं लो अयस्क के खान के लिए क्योंझर और मयूरभंज ये दोनों उड़ीसा में है। ये दोनों खाने लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अबरख की बात करें तो अबरख उत्पादन में हम लोग जानते हैं, अबरख उत्पादन में एकाधिकार है आंध्र प्रदेश का। किसका है, आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर की जो खान है वह अबरख के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पेट्रोलियम के लिए हम लोग जानते हैं डिगबोई असम वाला क्षेत्र, और एक आता है सुरमा घाटी, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। सुरमा घाटी पेट्रोलियम पदार्थ के लिए, और अंकलेश्वर और खंभात की खाड़ी ये गुजरात में दोनों है। ये दोनों पेट्रोलियम पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है, तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है, ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है। बाकी इन लोग का निवास स्थान ये बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में है। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर की कुछ जनजाति, तो जम्मू कश्मीर की जनजाति गद्दी जो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, उसके बाद चांगपा जनजाति, उसके बाद गुज्जर जनजाति, उसके बाद बक्करवाल जनजाति, ये प्रमुख जनजाति है। बिहार की जनजाति आप लोग बताएं तो बथुड़ी बिहार की फेमस जनजाति है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की बात करें भोटिया, जौनसारी, रागी, थारू, ये सारे उत्तर प्रदेश की। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो थारू, भोटिया, खास, नीति, मारा, ये सारे उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति, गोंड जनजाति है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है प्रशांत प्लेट, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी प्लेट है, प्रशांत प्लेट। इसे भी हम लोग मैप में समझते हैं, देख लेते हैं कि सबसे बड़ा प्लेट कौन सा है। तो ये सबसे बड़ा प्लेट है ये प्रशांत महासागर यानी प्रशांत प्लेट। कौन सा, प्रशांत प्लेट। और ये यहाँ पे है फिलीपींस प्लेट, ये भी एग्जाम में आया हुआ। इसकी अवस्थिति कहाँ है, वहीं काकेश प्लेट और नजका प्लेट, ये हुआ मेरा नजका प्लेट, ये नजका प्लेट हुआ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है, तो भूमिगत जल समस्त जल का 0.68% जल संचय करती है, ऑप्शन नंबर बी। भूमिगत जल तो लगभग 60% सिंचाई हेतु भूमिगत जल का प्रयोग होता है, और पीने के लिए 85% पेयजल जो है भूमिगत जल से उपयोग किया जाता है। वहीं हम लोग जानते हैं पृथ्वी पर 3/4 भाग क्या है, जल है, और मात्र 2.7 यानी 3% के आसपास पीने योग्य जल है, 3% के आसपास पीने योग्य जल है। वहीं हम लोग जान लेते हैं मानव शरीर
मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 60, पूरे शरीर में 60%। वहीं ब्रेन की, मस्तिष्क की बात करें तो 85% मस्तिष्क में जल होता है। और रक्त की बात करें तो लगभग 79% जल होता है। और फेफड़ा की बात करें तो फेफड़ा में 80% जल होता है। कितना होता है? 80%। चलिए दोस्तों, और समुद्र में 97%। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है नामीब मरुस्थल का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों में है? तो ये अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, ये तीनों देश में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इसे भी हम लोग इसका लोकेशन मैप में देख लेते हैं। ये अफ्रीका महादेश है, तो इसका ये दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र, ये देश हो गया नामीबिया, ये देश अंगोला, ये हो गया नामीबिया, और ये है दक्षिण अफ्रीका। तो ये मरुस्थल, यही मरुस्थल है नामीब मरुस्थल। तो इसका विस्तार ये नामीबिया में, इसका विस्तार कहाँ? ये नामीबिया, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका, ये 3 देशों में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है निम्न शहरों को नदियों के किनारे अवस्थिति का सही मिलान करें। छपरा सरयू नदी के किनारे, जहानाबाद दरधा नदी के किनारे, दरभंगा बागमती नदी के किनारे, और फतुहा पुनपुन नदी के किनारे है। और पुनपुन नदी फतुहा के पास ही गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4123, 4123। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो घूमती हुई वस्तुओं का गति मापने वाला यंत्र होता है गायरोस्कोप। ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? गायरोस्कोप। पायरोमीटर से उच्च ताप नापते हैं। उच्च ताप हम लोग नापते हैं किससे? पायरोमीटर से। लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक का ताप इससे नापा जा सकता है। वहीं काइमोग्राफ से हम लोग क्या नापते हैं? तो पेशी संकुचन नापते हैं। पेशी का जो संकुचन होता है वह किस में प्रदर्शित होता है? काइमोग्राफ में। किसमें? काइमोग्राफ में। वहीं पॉलीग्राफ, तो इसे झूठ बोलने वाली मशीन भी इसे कहा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य वाला कथन हमें देखना है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। बिल्कुल सही। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। ये भी सही। समतल दर्पण में दर्पण से बिंब की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है। ऑप्शन नंबर ये भी सही है। उसके बाद है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब पास उत्क्रमण नहीं होता है। ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है तेल जल की सतह या पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है देख लेते हैं। तेल जल की अपेक्षा अधिक घनत्व की तो बात नहीं। घनत्व अगर तेल का घनत्व अगर ज़्यादा होगा तो यह नीचे चला जाएगा। अगर तेल का घनत्व कम होता, तेल का घनत्व तो कम होता है लेकिन घनत्व कम होने से वह फैलता नहीं है, फैलने पृष्ठ तनाव के कारण। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वह पानी से कम होता है। पानी से उसका सरफेस टेंशन कम होता है, इसलिए तेल फैल जाता है। और पानी का घनत्व तेल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए जो है पानी नीचे और तेल उसके ऊपर तैरती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है उसके मात्रक को मिलाना है। तो जूल किसका मात्रक है? तो हम लोग जानते हैं जूल किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। वाट विभवांतर का, और वोल्ट शक्ति का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? तो किस बल के कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अपकेंद्रीय बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। केंद्र से जो है कहाँ लगता है? केंद्र से बाहर की ओर लगता है। और जो वॉशिंग मशीन होता है वह अपकेंद्रीय बल पर ही कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल के उदाहरण पर ही वह कार्य करता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकेगी? तो हम लोग जानते हैं ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। कैसी होती है?
अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अच्छा, अवस्रव तरंग और पाराश्रव तरंग किसे कहते हैं? तो अवस्रव तरंगे वो होती है जो जिस तरंग का हर्ज जो है 20 हर्ज से कम हो। 20 हर्ज से कम आवृत्ति वाले तरंग को हम लोग क्या करते हैं? अवस्रव तरंग। स्रव तरंगे 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक आवृत्ति वाले तरंग को हम लोग स्रव तरंगे कहते हैं। और पाराश्रव तरंगे क्या होती है? जैसे अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। 20,000 से अधिक ऊपर वाले आवृत्ति वाले तरंग को हम लोग पाराश्रव तरंगे कहते हैं। वहीं बात कर लेते हैं ध्वनि की चाल, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ध्वनि की चाल वायु में हम लोग जानते हैं 332 मीटर पर सेकेंड। वहीं ध्वनि की चाल हाइड्रोजन में कितना होता है? 1269 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की चाल अल्कोहल में कितना होता है? अल्कोहल में कितना होता है? 1213 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की चाल जल में कितना होता है? ये भी बहुत बार आया है, 1483 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की चाल कांच में कितना होता है? कांच में होता है तो कांच में होता है 5640 मीटर प्रति सेकेंड और लोहा में होता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बिजली चमकने, जिसे तड़ित के नाम से जानते हैं, से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? तो इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी। इसमें लगभग 10 करोड़ वोल्ट और 1000 एम्पियर, इसमें 1000 एम्पियर विद्युत धारा होती है। तो अच्छा, आप लोग बताएं कि तड़ित चालक जो है, तो इसका आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और तड़ित चालक बनाने में कॉपर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो लेजर का आविष्कार थियोडोर मेनन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। किसने किया था? थियोडोर मेनन ने किया था। वहीं बात करें डेनिस मेपिन, तो डेनिस मेपिन ने प्रेशर कुकर का आविष्कार किया था। किसका? प्रेशर कुकर का आविष्कार किया था। अच्छा, मोबाइल का आविष्कार किसने किया? मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। अच्छा, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था पेलेग्रिन टेरी ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है अल्फा किरणें के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक धन आवेशित कण होता है, बिल्कुल सही। ये विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाते हैं, ये भी सही। ये फोटोग्राफी प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ये गलत है। ये फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर सी। इसका वेग प्रकाश की वेग का 1/10 होता है, ये भी सही है। अच्छा, एक बार समझ लेते हैं हम लोग। अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरण को हम लोग एक बार समझ देते हैं। अल्फा, बीटा और गामा किरण। अल्फा जो होती है, इसकी प्रकृति धनात्मक, ये कैसी होती है? धनात्मक होती है। ये ऋणात्मक होती है। और गामा किरण उदासीन होता है। और ये तीनों की उत्पत्ति किससे होती है? नाभिक से होती है। फोटोग्राफिक प्लेट, तो ये तीनों किरण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। वहीं अगर इसकी वेधन क्षमता की बात करें तो सबसे अधिक किसका होता है? गामा किरण। उसके बाद किसका होता है? उसके बाद ये बीटा किरण और उसके बाद अल्फा किरण का। वहीं बात करें हम लोग कि सबसे अधिक आयनन क्षमता, तो सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण की होती है। अल्फा किरण की अधिक, उसके बाद गामा की, और सबसे कम और उसका बीटा की, और सबसे कम गामा किरण की होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित कीजिए। तो परमाणु भार के अनुसार हम लोग को इसको सजाना है। देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबका परमाणु, एल्युमिनियम की बात है तो एल्युमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 13। कितना होता है? 13। और इसका परमाणु भार कितना होता है? तो इसका परमाणु भार होता है 26.9। कितना होता है? 26.9।
लोहा की बात करें, आयरन की बात करें, परमाणु क्रमांक होता है 26, परमाणु एल्युमिनियम का 13 होता है और इसका आयरन का 26 होता है और इसका परमाणु भार कितना होता है तो 55.85। वहीं बात करें कॉपर की तो कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है और इसका परमाणु भाग 63.5 होता है। और वहीं बात करें चांदी Ag, इसका जो है परमाणु क्रमांक 47 होता है और परमाणु भार 107.86 होता है। तो सबसे कम परमाणु भार एल्युमिनियम का, उसके बाद लोहा का, उसके बाद तांबा का, उसके बाद चांदी का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो कच्चे आम में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, खट्टे पदार्थ टर्टरिक अम्ल ये और किस में पाए जाते हैं तो टर्टरिक अम्ल ये इमली और अंगूर में पाए जाते हैं। इमली और अंगूर में टर्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। वहीं एसिटिक अम्ल ये सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है सिरका में। साइट्रिक अम्ल ये नींबू और संतरा में पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल हम लोग जानते हैं ये किस में पाए जाते हैं, ये दही यानी खट्टे दूध में पाए जाते हैं। कौन सा लैक्टिक अम्ल। इससे और क्वेश्चन आते हैं कि चींटी के डंक में कौन सा मेथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं चींटी और बिच्छू के डंक में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है तो ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचिंग पाउडर इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। वहीं बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें CaOH2, इसे हम लोग बूझा चूना भी कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। वहीं कैल्शियम कार्बोनेट इसे लाइम स्टोन भी कहते हैं CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट। वहीं अमोनियम क्लोराइड इसका केमिकल फार्मूला NH4Cl, इसे हम लोग नौसादार भी कहते हैं। नौसादार के रूप में हम लोग जानते हैं अमोनियम क्लोराइड को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, किसका पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें टेफ्लॉन तो इसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों में इसका प्रयोग किया जाता है। बेकेलाइट का प्रयोग बिजली के उपकरण बनाने में इसका प्रयोग, जैसे बिजली का स्विच बोर्ड आदि बनाने में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है तो सूखी सेल में यांत्रिक ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। सेल से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि शुष्क सेल में कार्बन का उपयोग एनोड के रूप में होता है या कैथोड के रूप में। तो शुष्क सेल की बात हो, जब शुष्क या सूखी सेल की बात हो तो एनोड के रूप में कार्बन का प्रयोग होता है। और वहीं कैथोड के रूप में, जिसे हम लोग ऋणोद करते हैं, कैथोड के रूप में जस्ता का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है जस्ता का प्रयोग होता है। वहीं वोल्टीय सेल की बात करें, यह भी एग्जाम में आता है। वोल्टीय सेल में एनोड के रूप में कॉपर का प्रयोग होता है और कैथोड के रूप में जस्ता का प्रयोग होता है। किसका जस्ता का प्रयोग होता है। वहीं डेनियल सेल में भी एनोड के रूप में कॉपर का और कैथोड के रूप में जस्ता का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है गन मेटल में कौन कौन सा अवयव होता है तो गन मेटल में तांबा यानी कॉपर, जस्ता, जिंक और टीन। ऑप्शन नंबर बी, कॉपर, जस्ता और टीन के अवयव किसके होते हैं तो ये गन मेटल के अवयव होते हैं। वहीं बात कर लेते हैं डेल्टा मेटल में क्या क्या होता है तो कॉपर, जिंक और आयरन। कॉपर, जिंक और आयरन में क्या होता है के अवयव किसके होते हैं तो ये डेल्टा मेटल के होते हैं। वहीं कॉपर, जस्ता और निकेल, कॉपर, जिंक और निकेल, इसे हम लोग जर्मन सिल्वर बनाए जाते हैं। वहीं एक और क्वेश्चन इससे आता है रोल गोल्ड में क्या होता है तो रोल गोल्ड में क्या होता है कॉपर और एल्युमिनियम 90% कॉपर और 10% एल्युमिनियम। वहीं आता है
डच मेटल, डच मेटल, डच मेटल कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक से डच मेटल बनाया जाता है। वहीं टाका, शोल्डर की बात करें, टाका की बात करें तो एसन, टीन और सीसा, टीन और सीसा से क्या बनाए जाते हैं, टाका बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड डैश का एक उदाहरण है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग का उदाहरण है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसे हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। सेल, सेल की बात करें तो सेल का स्थापना कब हुआ, तो सेल की स्थापना कब हुआ था, 1954 ईस्वी में। कब हुआ था, 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। और इसके वर्तमान में कौन है अध्यक्ष, तो सेल के वर्तमान में अध्यक्ष है सोमा मंडल। कौन है, सोमा मंडल इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के सिफारिश के आधार पर किया था। तो इसकी स्थापना किसके सिफारिश के आधार पर किया था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सिफारिश के आधार पर भारत में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किया गया था। ये कब किया गया था, तो ये 1985-86 के आसपास इसका उद्घाटन। सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय खोला कहाँ गया था, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अमरावती, महाराष्ट्र के अमरावती और झज्जर जिले ये दो जगह में पहली बार जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किया गया था। अच्छा, सेंडलर आयोग क्या था, तो 1917 में जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच और उसके सलाह मशवरा के लिए सेंट्रल आयोग का गठन किया गया था। वहीं कोठारी आयोग 1964 में इसकी स्थापना किया गया था। 1964 में स्कूली शिक्षा को नया आकार देने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं बात करें हरगोट समिति, 1928 में इसका गठन किया गया था। 1929 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था और शिक्षा के विकास में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है जुगनू एक प्रकार का क्या है, तो जुगनू एक प्रकार का कीट है। ऑप्शन नंबर बी, जुगनू कीट का उदाहरण। अच्छा, कीट, तो कीट में क्या होते हैं, तो कीट के 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं और 4 पंख होते हैं। 6 पैर और 4 पंख होते हैं कीट वर्ग के। वहीं बात करें मोलस्का, तो मोलस्का का उदाहरण कौन है, ऑक्टोपस और सीपी, घेंघा, ये सारे मोलस्का के उदाहरण हैं। पक्षी तो हम लोग जान रहे हैं, सूत्रकृमि, तो सूत्रकृमि के उदाहरण हो गए एस्केरिस और वुचरेरिया, जिसे फीता कृमि के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। वहीं देखते हैं अगला प्रश्न है एपीफाइट्स या अधिपादप वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। किसके लिए निर्भर होते हैं, तो यांत्रिक अवलंब के लिए। ऑप्शन नंबर डी, अधिपादप जो होते हैं वह यांत्रिक अवलंब के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं। ये दूसरे पौधे पे उगते हैं लेकिन यह परजीवी नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। कौन होता है, यकृत होता है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है, लेकिन सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछ दिया जाए, मिश्रित ग्रंथि, तो ये अग्नाशय होती है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय होती है। वहीं बात करें अग्नाशय, तो अग्नाशय से कौन से हार्मोन निकलते हैं, 3 हार्मोन निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। वहीं जठर रस से आमाशय के जठर रस से 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन, पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं। वहीं लार की बात करें तो लार से भी 2 एंजाइम या हार्मोन निकलते हैं। कौन, तो लार में टाइलिन और माल्टेज निकलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है। इन हेपेटाइटिस बी किससे फैलते हैं, तो हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलते हैं। किससे, वायरस से फैलते हैं। वायरस का एक ट्रिक है एडे पोइचे छेग खट्रा हिम हरे, एडे पोइचे छेग खट्रा हिम हरे,
ये सारे बीमारी वायरस से फैलते हैं। ए से एड्स, डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से हो गया चेचक, उसके बाद छेग, तो छे से हो गया छोटी माता, गो से हो गया गलसुआ, खो से खसरा, ट्रो से ट्रेकोमा, और ही से हेपेटाइटिस बी, और रे से रेबीज, अब मो से क्या हो गया मेनेजाइटिस, और रेबीज और हर्पीज। ये सारे बीमारी वायरस से फैलते हैं। अच्छा, जीवाणु से कौन सी बीमारी फैलते हैं? तो जीवाणु से डिप्सूटी का कुटनी है, इसका ट्रिक है डिप्थीरिया, फ्लैग, सिफिलिस, टिटनस, काली खांसी, कुष्ठ, टाइफाइड और निमोनिया, हैजा, ये सारे जीवाणु से फैलते हैं। वहीं प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होते हैं? तो प्रोटोजोआ से पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी, ये सारे किससे फैलते हैं? प्रोटोजोआ से। और कवक से तो दाद खाज, एक्जिमा, दाद, दमा, गंजापन, ये सारे, और एथलीट फूड, ये सारे कवक से फैलते हैं। प्रश्न है, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, तो यह किस में पाया जाता है? तंबाकू के खेत में। ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू के खेत में ओरोबैंकी खरपतवार पाए जाते हैं। वहीं धान के खेत में, तो धान का प्रमुख खरपतवार है साबा, कनकौआ, मोथा, ये सारे धान के खेत में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, पौधों में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? तो एंजाइम सक्रियता किस तत्व के कारण? मैग्नीज के कारण। ऑप्शन नंबर सी। पोषक तत्व के बारे में आते हैं, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो कौन से पौधों के लिए वृहद पोषक तत्व है और कौन सूक्ष्म पोषक? तो वृहद का एक ट्रिक होता है चॉपकिंस। क्या है? चॉपकिंस, CAMG। सी से हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटासियम, और आई साइलेंट होता है नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये वृहद पोषक तत्व है। वहीं इसके अलावा जो बच जाते हैं वो सारे सूक्ष्म हैं, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम, कॉपर नहीं, कैल्शियम, जिंक, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयरन और निकेल, ये सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और यह आज का अंतिम प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव। चलिए देख लेते हैं केंद्रक। तो केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया केंद्रक का खोज? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन ने। किसने किया? अल्टमैन ने। गोल्जी काय की खोज किया था? केमिलो गोल्जी ने। वहीं जीव द्रव से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। जीव द्रव, इसका नामांकन किसने किया था? पुरकिंजे ने। किसने किया था? पुरकिंजे ने इसका नामांकन किया था। जीव द्रव में कितना प्रतिशत जल होता है? बहुत बार एग्जाम में आया, 80% भाग जीव द्रव में जल होता है। और जीव द्रव की बात करें तो इससे और क्वेश्चन बनते हैं। जीव द्रव में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? 76%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है? 10.5%। और हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 10%। पिछला बार एग्जाम में आया था, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 2.5% जीव द्रव में नाइट्रोजन होता है। ये था दोस्तों एडुटेरिया का बहुत ही महत्वपूर्ण सेट। पूरे 50 प्रश्न हम लोग ने देखे पूरे विस्तार के साथ। पूरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।